नमस्कार। अभी हमने ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं, जिसमें वर्षों की क्रय विधि के बारे में पढ़ा, ईयर्स परचेज मेथड, उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा। अब हम दूसरी विधियों जिसमें पूंजीकरण विधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक उदाहरण के माध्यम से भी उसको आज समझेंगे। जो पूंजीकरण विधि है, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो ये मान्यता है इसमें कि जो भी अधिलाभ हैं, उनका सामान्य प्रत्याय दर से पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। लाभों का पूंजीकरण से आशय यहाँ पे ये है कि लाभ की जो राशि है, एक निश्चित ब्याज दर से अगर हम अर्जित करना चाहें, तो कितनी पूंजी लगाएं कि वो राशि हमें अर्जित हो जाए। अब ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस विधि को अपनाने पे या तो वास्तविक औसत लाभ को ले लें हम, या अधिलाभ को ले लें, किसी को भी आधार बना सकते हैं। यहाँ पे अगर दोनों विधियों में से कोई सी विधि लें, ख्याति के मूल्यांकन की राशि समान आती है, जैसे ईयर्स परचेज मेथड में समान नहीं आती है। तो इसमें पहला मेथड है अधिलाभ पे आधारित। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में जो दूसरी विधि हमारे पास है, जिसके आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं, वो है वास्तविक औसत लाभ पर आधारित। यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न से। तो इस प्रकार से ये हमारे कैलकुलेट होकर के आ जाती है। सामान्य विनियोजित पूंजी में से व्यवसाय में विनियोजित औसत पूंजी हम घटा देते हैं, तो शेष राशि जो आती है वो ख्याति की कहलाती है। यानी गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित सूचना से अगर वास्तविक औसत लाभ के आधार हैं तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, और यदि अधिलाभ हैं तो 10 वर्षों के क्रय के आधार पे इसको कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा दिया है पूंजीकरण विधि के द्वारा किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस सवाल के माध्यम से हम जो पहली विधि जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसका भी इसमें रिवीजन हो जाएगा और नई विधि के बारे में भी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जान जाएंगे। औसत विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए दी हुई है। पिछले 4 वर्षों के शुद्ध व्यापारिक लाभ दिए हुए 68,000, 75,000, 80,000 और 92,000। इसी प्रकार व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय की दर 15% है। पिछले 2 वर्षों के लाभों में गैर व्यापारिक विनियोग से 3,000 रुपए की आय शामिल है। तो जो लास्ट के जो 2 साल हैं उनके प्रॉफिट्स में से इसको हम माइनस कर देंगे। और जो स्वामी है उसकी सेवाओं के लिए 15,000 रुपए का हम उचित पारिश्रमिक मानेंगे, जिसको हम हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से हम घटा देंगे। अब हम सबसे पहले तो जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने में ये होगा कि ये जो प्रॉफिट्स हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में है। 68,000, 75,000, 77,000 और 89,000 जो दिए रखे 89,000। तो ऐसी स्थिति में जब बढ़ता हुआ क्रम होता है तो उसमें हम वेटेज देकर के यदि करते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में सही स्थिति को प्रकट कर देते हैं। तो पहले साल में 68,000 है, 68 को मल्टीप्लाई 1 से किए तो 68,000 आ जाएंगे। दूसरे साल में 75,000 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 आ जाएगा। और तीसरे साल में जैसे अभी मैंने कहा था कि 3,000 रुपए की जो गैर व्यापारिक विनियोगों की आय शामिल है, तो तीसरे और चौथे साल में उनको 3,000 को घटा देंगे तो 77,000 और 89,000 आ जाएंगे। तो इसके बाद में जो हमारे पास में जो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 77,000 को, तो वो 2,31,000 आ जाएंगे और 89,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 3,56,000 रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो 8,05,000 आ जाएगा। वेटेज है 10 के, 1 2 3 4 का टोटल करेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसको 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 80,500 रुपये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल करके आ जाएगा। जिसमें से अभी मैंने बताया था सवाल में दिया है कि फेयर रेमुनरेशन जो ओनर का है वो 15,000 है, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,500 रुपये निकल करके आ जाएगा। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालना है, तो सवाल में जैसे दिया गया है कि
इसमें हम 15% के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, तो हम इसको निकाल लेंगे। हमारे पास में औसत विनियोजित पूंजी 4 लाख की दी हुई है, उसको 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 65,500, उसमें से 60,000 घटाएंगे 5,500 आ जाएगा। अब जो अभी हमने जो विधि पढ़ी थी यस परचेज मेथड, यदि उसके आधार पर वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए सवाल में कहा गया कि 3 वर्षों के आधार पे मानेंगे तो 65,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,96,500 आ जाएगा। और यदि सुपर प्रॉफिट के आधार पे कैलकुलेट करते हैं तो इस सवाल में ये कहा गया कि 10 वर्षों के आधार पे माने 5,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 आ जाएगा। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ईएस परचेज मेथड से हमारा होगा। अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से यदि कैलकुलेट करते हैं, ये एक बात ध्यान में भी रखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ 3 से भी सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी अमाउंट जो है कैलकुलेट होने में हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की डिफरेंट आती, जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड में इस प्रकार का नहीं होगा, जिसको हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, बेस अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मानते हैं तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 15 दे रखा किया है, तो 4,36,667 आता है। अब उसमें से हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो 36,667 रुपये 36,667 रुपीज ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाता है। अगर हम कैपिटलाइजेशन जो है सुपर प्रॉफिट का करते हैं तो सुपर प्रॉफिट 5,500 है, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड 15 से कर देते हैं तो 36,667 रुपये आ जाता है। यानी दोनों ही विधियों से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों विधियों में ही अमाउंट हमारी सेम आती है। तो इस प्रकार से हम कैपिटलाइजेशन मेथड से भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है एनवीटी मेथड। रियली में अगर हम देखेंगे तो ये जो एनवीटी मेथड है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि कोई भी क्रेता जो है ना ख्याति का मूल्य अधिलाभ कमाने की प्रत्याशा में देना चाहता है। अब क्रेता क्या है कि ख्याति का मूल्य तो व्यवसाय करते समय चुका देता है और अधिलाभों की राशि भविष्य में वसूल भी कर लेता है, तो विक्रेता को ब्याज के बराबर लाभ होता है जबकि क्रेता को हानि हो जाती है, क्योंकि वो उसी समय पैसा चुका देता है और जो राशि उसको रिटर्न में मिलती है गुडविल की वजह से वो तो उतनी राशि मिलेगी जितना उसने पेमेंट किया है, लेकिन जो राशि आज की तारीख में उसने दे दी है तो उसमें ब्याज का उसको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इस विधि में क्या है कि अधिलाभ को वार्षिक वृत्ति मान के एक निश्चित अवधि के लिए जो भी प्रचलित ब्याज दर है या सामान्य प्रत्याय दर है उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लेंगे। पता लगा लेंगे कि जो पैसा टोटल है उसका वर्तमान मूल्य आज की तारीख में कितना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम सूत्र के आधार पर भी देखेंगे, तो उतनी ही राशि देनी पड़ेगी, इसलिए उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार जो ख्याति हम कैलकुलेट करेंगे वार्षिक वृत्ति विधि से, वो भविष्य के अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी, जिससे क्रेता को ब्याज की हानि नहीं होगी और विक्रेता को कोई फायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको अधिलाभों का बट्टाकरण हम कैसे करते हैं, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये ब्याज की दर 10% है, 1 वर्ष बाद हम 110 रुपये प्राप्त करेंगे, 2 वर्ष बाद 121 रुपये, यानी 1 वर्ष बाद 110 और वर्तमान में 100 रुपये के बराबर है, 2 वर्ष बाद 121 रुपये वर्तमान में 100 रुपये के बराबर है। तो वार्षिक वृत्ति तालिका से इनकी गणना कर लेते हैं, जिसका इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है ये, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर एन ईयर्स जितने वर्षों के लिए करते हैं, तो 1 माइनस जो ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/1 प्लस आर, यानी आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाहर दिया हुआ है एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। फिर जो भी ये पीवी रेशियो, जो पीवी प्रेजेंट वैल्यू आती है, उसको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है, जो साइंटिफिक है। कभी आपसे प्रश्न ये पूछा भी जाए कि इन तीनों में से कौन सी वैज्ञानिक विधि है, तो वार्षिक वृत्ति विधि, चूंकि ब्याज के तत्व को ध्यान में रखते हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता और अनावश्यक किसी को कोई फायदा नहीं होता, इस कारण से इस विधि को हम अधिक वैज्ञानिक विधि मानते हैं। अब ये सवाल के आधार से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1/4/2013 को 8 लाख रुपए का, और उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 31/3/14 को 9,60,000 रुपए का। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स इसमें दिए हुए हैं 1,40,000, 1,20,000, 1,60,000 की। जो सामान्य प्रत्याय की दर दी हुई है 10% दी हुई है, और स्वामी का उचित पारिश्रमिक 10,000 रुपये। तो जो विधियां हैं उसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट
और इसके बाद में जो हमारा दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसके आधार पे इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे ये इसमें देखेंगे कि पहले सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा 1,40,000 रुपये, 1,20,000, 1,60,000, तीनों को यदि जोड़ते हैं 4,20,000 आ जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,40,000 रुपये आ जाते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट के, जिसमें से फेयर रेम्यूनरेशन जो ऑनर का है उसको हम माइनस कर देते हैं 10,000 को, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 आ जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें शुरू में दी हुई 8 लाख की, 9,60,000 की, तो उसको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका 10% निकालेंगे तो 88,000 आता है। तो ये 42,000 रुपीज जो है सुपर प्रॉफिट के रूप में निकल करके आ जाता है। अब ईएस परचेज मेथड के आधार पर निकालते हैं तो 42,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि 5 वर्ष के आधार पर निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,10,000 आ गया। यदि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो चूंकि 10% रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है हमें, तो 42,000 जो आए हैं उसको मल्टीप्लाई 100 से करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से डिवाइड करेंगे, 4,20,000 आ जाएगा। यदि एन्युटी मेथड से हम करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने पे ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है 3.791 आ जाएगा, जिसको 42,000 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,59,222 यानी 1,59,222 ये गुडविल की वैल्यू निकल करके आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हम तीनों विधियों से किस प्रकार से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है इसके बारे में इस सवाल के माध्यम से और भी ठीक प्रकार से समझ पाए हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर जब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी वैज्ञानिक विधि है तो एन्युटी मेथड ही ब्याज के तत्व को ध्यान में रखने के कारण से सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि हम उसमें मानते हैं। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की विधि बात करें तो सुपर प्रॉफिट में की विधि जो है वो ज़्यादा उपयुक्ति मानी जाती है, क्योंकि अनावश्यक रूप से जो अमाउंट गुडविल की दिखाई जाती है बैलेंस शीट में वो कई बार सही स्थिति को प्रकट नहीं करती। तो इस तरह से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में किस किस प्रकार से यानी दो बेस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट दोनों को मान करके और 3 प्रकार की जो विधियां जो बताइए ईएस परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, उसमें से किस प्रकार से गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।